अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप बखैर आफियत हैं। माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम कर रहे हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात करके आए हैं उन रे डायग्राम्स के ऊपर जिनकी मदद से आप इमेज फॉर्म करते थे। स्टूडेंट्स, अब कुछ केसेस रह गए हैं, आज के इस लेक्चर में उन केसेस को भी स्टडी किया जाएगा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली हम आज ये सीखेंगे कि कैसे एक सिंपल से कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। हम सीखने वाले हैं मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, वैसे मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है। मैग्नीफिकेशन कहते हैं कि बनने वाला इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स ग्रेटर है। सो इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज द रेशो ऑफ इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज। लेकिन ये मैग्नीफिकेशन एक सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए कैसे फाइंड आउट की जाएगी, मैग्नीफिकेशन क्या होती है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में बहुत डिटेल से। तो सफ़र थोड़ा सा होने वाला है लेंथी। चलिए बगैर किसी ताख़ीर के इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब और आगे मूव ऑन करने लगे हैं फर्दर केसेस के ऊपर के कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे ऑब्टेन की जा सकती है। सो रिमेंबर, हम 3 केसेस कर चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट केस इज, फॉर एग्जांपल, ये हमारा वो ऑर्डिनरी सा कॉमन सा कॉन्वेक्स लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस से पास करती हुई ये प्रिंसिपल एक्सिस और इस प्रिंसिपल एक्सिस का डियर स्टूडेंट्स ये ऑप्टिकल सेंटर जो कि इस लेंस का सेंटर है। और डियर स्टूडेंट्स, वही 4 पॉइंट्स आपको रिकॉल करने हैं किसी भी लेंस से इमेज हासिल करने के लिए। उन 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट है हमारा F, यानी इस लेंस की फोकल लेंथ। सो जितना फासला यहाँ पर होगा उतना ही हम यहाँ पर लेंगे। F प्रिंसिपल फोकस, उसकी लेंथ फोकल लेंथ, और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स उतना ही फासला इस तरफ भी आ जाएगा, दैट इज 2F, और उतना ही फासला इस तरफ भी आ जाएगा 2F। सो स्टूडेंट्स, नाउ हम ये कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इस केस में पड़ा हुआ है ऑन द प्रिंसिपल फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो उसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एलैबोरेट कर लें। सो आवर ऑब्जेक्ट इज ऑन principal focus. Students, now what is going to happen? The rays of light वही rules follow करेंगी। The rays of light passing through the lens, लेंस में से पास करने के बाद जो पैरेलल थी वो इसके प्रिंसिपल फोकस में से होती हुई गुजर जाएंगी। ये देखिए, ये लाइट की रे पास कर गई। सो इसको एलैबोरेट कर देते हैं विद एन एरो हेयर। स्टूडेंट्स, इसी तरह से वो दूसरी लाइट की रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो आप जानते हैं अनडिफ्लेक्टेडली पास कर जाती है। सो ये लाइट की रे भी अनडिफ्लेक्टेडली पास कर गई। स्टूडेंट्स, ये तो किसी पॉइंट पर मीट ही नहीं कर रही, ये तो पैरेलल हो गई हैं, ये तो अब ट्रेवल करती चली जाएंगी इनफाइनाइटली। याद रखें, आपके पास ऐसा केस आ जाए कि लाइट की रे एक डायरेक्शन में ट्रेवल करने पर मीट ना कर रही हो तो इमेज नहीं बनता। तो आप क्या करते हैं, उन लाइट की रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो अगर हम इन लाइट की रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, देखते हैं फिर क्या होता है। स्टूडेंट्स, पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर ये लाइट की रे कुछ इस तरह से मूव ऑन कर जाएगी और ये लाइट की रे भी कुछ इस तरह से मूव ऑन कर जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये लाइट की रेस पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर भी पैरेलल ही है। तो ये लाइट की रेस किसी सूरत भी ना आगे ना पीछे किसी सूरत भी एक्सटेंड करने पर मीट नहीं कर रही। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लाइट की रेस किसी सूरत भी एक्सटेंड करने पर मीट नहीं कर रही तो इमेज फॉर्म नहीं होगा। सो याद रखिएगा, दिस इज द ओनली केस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन नो इमेज इज फॉर्म्ड। तो इसके केस में हम इमेज के बारे में क्या लिखेंगे, हम इमेज के बारे में ये कहेंगे नो इमेज इज फॉर्म्ड। उसकी रीज़न क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसकी रीज़न ये है कि लाइट की रेज इस लेंस में से पास करने के बाद मुकम्मल तौर पर पैरेलल हो चुकी हैं।
ये लाइट की रेस किसी सूरत कहीं पर भी किसी वक्त भी मीट नहीं करेंगी और ना इमेज फॉर्म होगा। सो इस केस को आपने सिंपली मेमोराइज कर लेना है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल फोकस पर हो द image is never going to be formed because parallel rays never meet each other। So students, ये तो हमारा फोर्थ केस है, लेकिन अभी एक स्पेशल केस भी मौजूद है। वो स्पेशल केस क्या है, चलिए उस स्पेशल केस को स्पेशल तरीके के साथ ज़रा देखते हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास एक और कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर से पास करती हुई ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर से जिस पॉइंट से गुजर रही है उसे ऑप्टिकल सेंटर कह रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर से एक ख़ास फासले पर किसी लेंस का प्रिंसिपल फोकस लाया करता है, जो दोनों तरफ लाया करता है। तो प्रिंसिपल फोकस है तो इसका 2 टाइम्स द डिस्टेंस यानी 2f भी मौजूद होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसके भी 4 पॉइंट्स मार्क कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब इस केस में हम ये कहने लगे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है लेट्स से वो विद इन द प्रिंसिपल फोकस है। चलिए इसको समझते हैं। दिस इज f, दिस इज 2f, दिस इज f, दिस इज 2f। स्टूडेंट्स, क्या होगा अगर इस बार हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर मौजूद हो, तो आप फिर वही अपने रूल्स को अप्लाई करेंगे, किसी सूरत आप रूल्स को भूलेंगे नहीं। तो स्टूडेंट्स, वो रूल्स क्या थे? रूल नंबर 1, द रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इनटू द लेंस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। वो इस प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजर जाएगी। ये देखिए, ये प्रिंसिपल फोकस से होती हुई पास कर गई। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो वो पहला रूल था जो आपने अप्लाई किया। अब दूसरा रूल भी रिकॉल कीजिए। दूसरे रूल के मुताबिक वो लाइट की रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो भी एज इट इज पास कर जाती है अनडिफ्लेक्टेडली। तो चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये लाइट की रे अनडिफ्लेक्टेडली पास कर गई। यहाँ पर भी एरोज लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इमेज फिर नहीं बन रहा। क्या इस केस में भी हम इमेज ऑब्टेन नहीं कर सकते? मैंने भी आपको यहाँ पर ही कहा था कि अगर लाइट की रेस कभी पैरेलल हो जाए, इमेज ऑब्टेन ना हो रहा हो, तो इन लाइट की रेस को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करके देखा जाता है कि कहीं पीछे इमेज तो नहीं बन रही। तो हम इन्हीं लाइट की रेस को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करने लगे हैं। चलिए बढ़ाकर देखते हैं। ये लाइट की रे आगे जाएगी, ये लाइट की रे भी आगे जाएगी। आगे बढ़ते बढ़ते डियर स्टूडेंट्स एक पॉइंट पर ये लाइट की रेस मीट कर जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये लाइट की रेस जहाँ पर मीट करेंगी वहाँ पर हमारा एक इमेज बनेगा। अब गौर करने वाली बात ये है डियर स्टूडेंट्स, ये इमेज कैसा बन रहा है? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात इस इमेज को लेकर वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि हमारा इमेज वर्चुअल है। सो नाउ द इमेज इज वर्चुअल इमेज। सो हमने वर्चुअल क्यों कह दिया? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, हम इस केस में देख रहे हैं कि जहां हमारा ऑब्जेक्ट था और वहां पर ही हमारा इमेज भी बन रहा है, उसी साइड ऑफ द लेंस पर हमारा इमेज भी बन रहा है। तो ये एक वर्चुअल इमेज है। तो आज के बाद वर्चुअल इमेज की कंडीशन याद रख लीजिएगा। जी हाँ, हमारा कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकता है और कंडीशन आपके सामने है। इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड लेंस लेस देन फोकल लेंथ हो, तो इस केस में बनने वाला इमेज क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? वर्चुअल होगा। सो आप याद रख लीजिए कि जब भी कभी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस और कॉन्वेक्स लेंस के दरमियान में रखा जाएगा, इसका इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट भी रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि अगर हम रियल इमेज फॉर्म करवाएं, जो हम अपने प्रीवियस 4 केसेस में तकरीबन फॉर्म करवा चुके हैं, उस केस में कंडीशन क्या थी? ज़रा आप जल्दी से मुझे बता दीजिए। उस केस में डियर स्टूडेंट्स कंडीशन ये थी, हर बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p वॉज ग्रेटर देन f। p जो है वो इस फोकल लेंथ से ग्रेटर था, हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस से बियॉन्ड या बाहर पड़ा था। तो जब तक हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस से बाहर पड़ा हुआ था, हमारा इमेज हमेशा रियल आ रहा था। जिस लम्हे जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान प्लेस किया, हमारा इमेज वर्चुअल फॉर्म हो गया।
स्टूडेंट्स ये इमेज वर्चुअल तो है, कंडीशंस भी आपने देख ली। अब आप MCQ बहुत एफिशिएंटली डील कर सकते हैं। जब भी आपको केस ऐसे आ जाए कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकल लेंथ है, आप कहेंगे रियल इमेज। अगर आ जाए ऑब्जेक्ट इज विद इन द फोकल लेंथ, तो आप कहेंगे वर्चुअल इमेज। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिख देते हैं ये सेकेंड पॉइंट। क्या लिखा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स? वी कैन से दैट दिस इमेज इज इरेक्ट। ये इमेज इरेक्ट भी है, जिस तरह से ऑब्जेक्ट है उसी तरह से उसकी इमेज बन रही है। यानी ऑब्जेक्ट का जहाँ पर हेड है वैसा ही हेड हमारे इमेज का भी बन रहा है, सीधा इमेज बन रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा इमेज इरेक्ट तो है, साथ एक और प्रॉपर्टी, एक और खसूसियत भी है हमारे इस इमेज के पास। क्या हमारा ये इमेज ऑब्जेक्ट के साइज जितना है? नॉट एट ऑल। क्या हमारा ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है? बिल्कुल भी नहीं। हमारा ये इमेज ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है। सो दिस केस द ऑब्जेक्ट इज फॉर्मिंग एन इमेज which is greater than the size of itself. The image is magnified. Dear students, हमारी image magnified है, बड़ी image बन रही है। तो dear students, इसी बात के पेश नज़र, इस virtually magnified image के पेश नज़र हम इस convex lens को as a magnifying glass भी यूज़ करते हैं। आपने magnifying glass अक्सर स्कूल्स, लैब्स, मूवीज़ में यूज़ होते देखा है। बाज़ औक़ात आप किसी छोटी चीज़ को पढ़ने के लिए, देखने के लिए वो जो लेंस यूज़ कर रहे होते हैं, वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे होते हैं, वो यही कॉन्वेक्स लेंस होता है। स्टूडेंट्स, इस मैग्नीफाइंग ग्लास को हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक का ये टॉपिक तो काफ़ी आगे है। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है ये टॉपिक 12.12 सिंपल माइक्रोस्कोप। तो चलिए इसको एक नज़र देख लेते हैं। सो व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप? स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंपल सा एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस पास किए जा रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद उस पर एक पॉइंट भी है। इसका प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। हम कह चुके हैं कि अगर हम एक इमेज मैग्नीफाइड हासिल करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस करेंगे? ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड विद इन द प्रिंसिपल फोकस एंड द लेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट की रे इस लेंस में से पास की और लेंस में से पास करने के बाद डियर स्टूडेंट्स इस ऑपोजिट या दूसरी साइड पर मौजूद प्रिंसिपल फोकस से पास करती हुई यकीनन गुजर जाएगी। ये हमने ड्रॉ कर दी। सो ये हमारी लाइट की रे हमें जाती हुई दिखाई देगी और वो लाइट की रे जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी अनरिफ्लेक्टेडली पास कर जाएगी। हम इन दोनों लाइट की रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों लाइट की रेस एक पॉइंट पर मीट कर रही है। जहाँ पर ये मीट कर रही है वहाँ पर हमारे पास एक मैग्नीफाइड इमेज आ गया। सो दिस इमेज इज द मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ, यहाँ पर दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम अब थोड़ी सी डिटेल में सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, दो बातें आपने बहुत केयरफुली अपने माइंड में सेट कर लेनी है। स्टूडेंट्स, वो बात ये है कि आपने देखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैंने बताया था इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर गोइंग टू टेक इट पॉजिटिव। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P इज पॉजिटिव फॉर ऑलमोस्ट ऑल द केसेस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा, ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला। लेकिन स्टूडेंट्स, Q जो है सिर्फ पॉजिटिव तब होगा जब रियल इमेज हो और ये नेगेटिव तब होता है जब हमारा इमेज वर्चुअल हो। तो लिख देते हैं इट इज नेगेटिव। ये नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव होता है कब? जब वर्चुअल इमेज बन रही हो। सो स्टूडेंट्स, हमारे वर्चुअल इमेज के लिए Q की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाता है। तो अब देखिए हमारा ये जो इमेज बन रहा है, दिस इज नॉट द रियल इमेज। ये रियल इमेज नहीं है। हम जब भी इस कॉन्वेक्स लेंस से मैग्नीफाइड इमेज हासिल करते हैं, हम जब भी ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड लेंस रखते हैं, बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर इन दिस केस, ये जो केस आप देख रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज
बिटवीन लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस। ये बात लिखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Whenever the object is between lens and principal focus, remember, image is virtual. अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, and Q is negative. स्टूडेंट्स, हमने ये तो सीख लिया कि Q नेगेटिव है, हमने ये तो सीख लिया कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ये भी सीख लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो, हमने ये तो सीख लिया कि हमारा Q नेगेटिव है, और हमने ये तो सीख लिया कि हमारा इमेज वर्चुअल है, और स्टूडेंट्स हमने ये भी सीख लिया कि हमारा इमेज यहाँ पर मैग्नीफाइड है। सवाल ये है कि आखिर ये इमेज किस कदर मैग्नीफाई हुआ, कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे मैं आपको लेके आने लगा हूँ। ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हुई, यस बिल्कुल हुई। नाउ द क्वेश्चन इज, ये इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बिगर है, हम कितने गुना इसको बड़ा देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कैसे पता चलेगा? मैं लेट से कहता हूँ कि द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज, size of object is O and the size of image is I। ऑब्जेक्ट का साइज O है, इमेज का साइज I है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसका साइज O है, इसका साइज I है। तो मैं चाहता हूँ ये देखूँ कि ये इमेज ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स ग्रेटर है। स्टूडेंट्स, अगर आपसे मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट का साइज 2 सेंटीमीटर था और जो उससे बनने वाली इमेज है वो 6 सेंटीमीटर की हो गई है, तो आप क्या कहेंगे कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बिगर है? आप कहेंगे सर इमेज 6 है, ऑब्जेक्ट 2 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। आप कहेंगे सर इमेज तो ऑब्जेक्ट से तकरीबन 3 टाइम्स एनलार्ज्ड है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। यस, इसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसे मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। सो मैग्नीफाइंग पावर कहा जाता है द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी इमेज जो कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बन रहा हो उसका साइज डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमें उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, उसकी इमेज को बड़ा करने की सलाहियत के बारे में बता देता है। सो छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू size of object is called magnifying power। ये मैग्निफिकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके फॉर्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू I ओवर O। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात यहां पर खत्म नहीं हुई, ये बात अभी थोड़ी सी बढ़ेगी। चलिए इस बात को एक और अंदाज में सीखते हैं। हमने कहा कि हमारे केस में हमारी आंख, लेट्स से ह्यूमन आई, इस छोटे से ऑब्जेक्ट को जब देखेगी तो इस छोटे से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो इसके टॉप से एंगल बनाएगी वो एंगल क्या होगा? सो डियर स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन आई है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट देख रही है, इस छोटे से ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बना रही है इसे आमतौर पे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। सो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है, लेट्स से ये थीटा है। स्टूडेंट्स, अब आपने इसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या किया? इस सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। सो ये हमारी ह्यूमन आई, अब हमने इस आंख के इंतहाई करीब इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को रखा, इस सिंपल माइक्रोस्कोप को रखा और सिंपल माइक्रोस्कोप के बहुत करीब
उतना ही ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इस केस में जो इसकी इमेज फाइनली फॉर्म होगी डियर स्टूडेंट्स, इट इज गोइंग टू बी एनलार्ज्ड, ज़ाहिर है मैग्नीफाई हो जाएगी, ये इमेज बनी। सो स्टूडेंट्स अब इसके लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, क्या वो ये थीटा ही होगा? ऑब्वियसली नो डियर स्टूडेंट्स, अब बनने वाला एंगल ऑलमोस्ट थीटा से ग्रेटर होगा, उसे थीटा प्राइम कह देता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी मैग्निफिकेशन को एक और तरह से भी हमारी बुक में एक्सप्लेन किया गया। हमारी बुक कहती है कि जब भी आप किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो शुरू में इनिशियली छोटा था, इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से बड़ा मैग्नीफाइड हो गया, तो इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन भी बदल जाएगा। तो अगर आप रेशो ले रहे हैं साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो आप बिल्कुल उसी तरह से इस केस में बनने वाले एंगल की रेशो पिछले केस में बनने वाले एंगल से भी ले सकते हैं। तो हम मैग्नीफाइंग पावर को दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं। सो मैग्नीफाइंग पावर को एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइंग पावर कैन आल्सो बी डिफाइंड लाइक दिस, इस तरह से डिफाइन की जा सकती है, रेशियो ऑफ the angle of elevation with the help of optical instrument to the angle of elevation without the help of optical instrument, यानी theta. So this formula will also be the formula of magnification. So students, आप इस तरह से भी magnification को define कर सकते हैं। Students, चाहे आप ratio of image to object ले लें, चाहे आप ratio of theta प्राइम यानी एंगल ऑफ एलिवेशन विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ले लें, दोनों केसेस में ये है तो सेम क्वांटिटीज की, एक जैसी क्वांटिटीज की रेशो। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों केसेस में इसके यूनिट्स क्या होंगे? अगर मैं कहता हूं कि आई ओवर ओ ले लूं, तो आई यानी कि इमेज भी आमतौर पर सेंटीमीटर्स में मेजर होगा, ऑब्जेक्ट भी सेंटीमीटर्स में मेजर होगा, कैंसिल होके कोई यूनिट्स नहीं। सो वी हैव गॉट नो यूनिट्स। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर एंगल की यूनिट्स डिग्री है, ऊपर भी डिग्री और नीचे रेशो में फिर से डिग्री से कैंसिल होकर यहाँ पर भी हमारे पास यूनिट्स नहीं आते। स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन को डिफाइन करने के हमने दो तरीके देख लिए हैं, लेकिन बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन को डिफाइन करने का एक और तरीका भी है, गौर से सुनिएगा। हमारे पास इस केस में दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को विदाउट माइक्रोस्कोप, विदाउट सिंपल माइक्रोस्कोप देख रहे हैं। सो मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप की बजाय खाली माइक्रोस्कोप लिख दिया, इसमें आपने परेशान नहीं होना। सो हियर दिस माइक्रोस्कोप मीन्स ये सिंपल माइक्रोस्कोप ही है, और एक केस में हम इसे विद माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, विद सिंपल माइक्रोस्कोप देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों केसेस में हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही हैं। इस केस में हमारे पास ये छोटी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और इस केस में हमारे पास ये बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। हमने इस केस में बनने वाली राइट एंगल ट्रायंगल को विदाउट सिंपल माइक्रोस्कोप देखे जाने वाली राइट एंगल ट्रायंगल से कंपेयर करना है। स्टूडेंट्स, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। यस, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स मिलती जुलती हैं। अब मैथमेटिक्स में क्या आप जानते हैं सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है कि इनकी सेम साइड्स की रेशो एक बराबर होती है। बहुत टेक्निकल पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब मेरे पास थोड़ी सी स्पेस क्योंकि यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा। सिमिलर ट्रायंगल्स, स्टूडेंट्स, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या हैं मैंने भी आपको बताया, रिकॉल करने लगा हूँ। ये दोनों ट्रायंगल्स दिखने में एक जैसी हैं, बेस थोड़ी सी इसकी लंबी बेस, परपेंडिकुलर थोड़ा सा लंबा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस थोड़ा सा लंबा हाइपोटेनियस। सो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखने में बहुत सिमिलर हैं, लेकिन अगर टेक्निकली बात की जाए तो यस, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। सिमिलर का कॉन्सेप्ट क्या है? स्टूडेंट्स, टेक्निकल लैंग्वेज में या मैथमेटिकल लैंग्वेज में सिमिलर कहते हैं बस साइज में थोड़ा सा बड़ा होना। अगर मैं आपसे
सिमिलर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल वर्ड्स में शेयर करूं तो मैं आपसे कहूंगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? आप कहेंगे सर साइज का फ़र्क है, आप कहेंगे सर इसका रेडियस लेट्स से 1 है तो इसका रेडियस 2 है। बस ये ए वाला सर्कल थोड़ा छोटा है, बी वाला सर्कल उससे बड़ा है। और बड़ा कैसे आप बताएंगे? आप ये कह देंगे सर इस बी वाले सर्कल का रेडियस ए से डबल है। तो इसी तरह से आपने कहा कि बी ए के सिमिलर है, बस साइज में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल जो किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बनाई जा रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बनने वाली राइट एंगल ट्रायंगल के सिमिलर है। बस फर्क सिर्फ इतना है डियर स्टूडेंट्स कि ये साइज में थोड़ी सी बड़ी है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए एक जुमला जिंदगी में हमेशा काम आएगा। स्टूडेंट्स कैसे काम आएगा? याद रखिएगा, ये जुमला याद रखिएगा, रेशो of similar sides of the similar triangles are always same। अगर आप कोई सी दो सिमिलर ट्रायंगल्स की सिमिलर यानी एक जैसी साइड्स की रेशो लें, वो बराबर आती है। बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई, मुझे पता आपको ये बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई। चलें इसको क्लियर करता हूँ। आपने इस साइड को क्या कहा था? परपेंडिकुलर को साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको क्या कहा था? साइज ऑफ इमेज। तो आपने इमेज और ऑब्जेक्ट यानी दोनों के परपेंडिकुलर की रेशो ली थी, इस परपेंडिकुलर को इसके परपेंडिकुलर पे डिवाइड किया था, और वो क्या आया था? I over O is equals to मैग्निफिकेशन। स्टूडेंट्स अगर इन दो साइड्स की रेशो m है, वही रेशो आएगी माय डियर स्टूडेंट्स इन दो साइड्स की। अगर आप इस बेस की रेशो को इसकी बेस की रेशो के साथ ले तो सेम वैल्यू आएगी। तो चलिए ये रेशो फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट है, ये जहां पर पड़ा होगा इसे हम P बोलेंगे। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज P। सो हम कहेंगे दैट इज इक्वल्स टू P। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस इज ऑलवेज सेड टू बी P। और इमेज जहां बनेगा, इमेज डिस्टेंस इज Q। सो स्टूडेंट्स इस बड़ी वाली इमेज के फासले को इमेज डिस्टेंस कह देते हैं। ये बड़ी वाली बेस इमेज डिस्टेंस है यानी इमेज का फासला, और स्टूडेंट्स ये छोटी वाली बेस लेंस के साथ इस ऑब्जेक्ट का फासला, ये वाला ये जो यहाँ पर बन रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, ये P है। छोटी वाली बेस P है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P है, इमेज डिस्टेंस Q है। तो डियर स्टूडेंट्स अब फिर से रेशो ले लेते हैं। सो सिमिलर साइड्स की रेशो, ये Q बाय P क्या बन जाएगा? Q बड़ी ट्रायंगल की रेशो बाय P, ये भी वही आएगी जो पहले दो सिमिलर साइड्स की रेशो थी। कोई भी दो सिमिलर साइड्स की रेशो ले ले वो हमेशा इक्वल आती है। अगर इन दो साइड्स की रेशो ले रहे हैं वो m है, तो डियर स्टूडेंट्स इन दो साइड्स की रेशो भी हमेशा m आएगी, मैग्निफिकेशन आएगी। तो आज के बाद याद रख लीजिएगा, इस सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन के 3 फॉर्मूलाज आपने देख लिए। एक इमेज ओवर ऑब्जेक्ट, और एक ऐसा एंगल जो किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से बन रहा हो, डिवाइडेड बाय एक ऐसा एंगल जो आम आंख से बन रहा हो, और तीसरा ऑब्जेक्ट, और तीसरा इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली आखिरी फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ, हमारी बुक में सिंपल लिखा हुआ है, डराइव नहीं किया हुआ। हम 3 फार्मूलाज फॉर द मैग्निफिकेशन देख चुके हैं। हमने सिंपली मैग्निफिकेशन कहा कि ये इमेज कितना बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, ये पता चलेगा किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन से। आई ओवर ओ की रेशियो को हमने मैग्निफिकेशन कह दिया। फिर हमने कहा कि अगर
ये आपका जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो बनने वाला एंगल यकीनन ज़्यादा बड़ा होगा। वो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया, थीटा डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, और विदाउट एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन जस्ट थीटा से रिप्रेजेंट किया, तो थीटा प्राइम यानी थीटा डैश ओवर थीटा लिखा, ये भी वही मैग्निफिकेशन देगी। और मैंने आपसे कहा था कि जब दो ट्रायंगल्स बन रही हो, आप इस ट्रायंगल को उसके साथ कंपेयर कर लें या इस छोटी सी ट्रायंगल को इसके बड़ी के साथ कंपेयर कर लें, तो जब दो ट्रायंगल्स बन रही हों, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हों, दोनों सिमिलर हों, तो सिमिलर ट्रायंगल्स की सिमिलर साइड्स की रेशो एक बराबर होती है। तो अब हमने इसमें ये कहा था कि ये जो ऑब्जेक्ट का फासला है यानी Q यानी P, और जो हमारे MH का फासला है यानी कि Q, इनकी रेशोज़, बेसिस की रेशोज़ भी बराबर होंगी, तो Q/P भी हमने मैग्निफिकेशन देख ली। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो बात है जो अभी तक हम अपने प्रीवियस लाइट बोर्ड के ऊपर देख चुके हैं, और उस प्रीवियस लाइट बोर्ड पर जाते जाते मैंने एक फार्मूला m = 1 + d/f भी लिखा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक नई प्रॉब्लम आ खड़ी हुई कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में 1 + d/f कहाँ से आ गया, ये d क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रहे कि अभी तक हमारा वही कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप चल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, d क्या है, d किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को समझने के लिए पहले आप d को समझेंगे। d को कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द लेंस या नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आंख या लेंस का नियर पॉइंट क्या है ये। स्टूडेंट्स नियर पॉइंट उस मिनिमम फासले को कहते हैं जिस मिनिमम फासले पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हो, उसका क्लियर और शार्प इमेज आपके रेटिना पर, आपकी आंख में बन सकता हो, वो आपकी आंख का नियर पॉइंट है। फॉर एग्जांपल चलिए देखते हैं, मैं इस वक्त इस मार्कर के टिप को क्लियरली देख सकता हूँ। अगर मैं इसे और करीब लाऊं, मैं अभी भी इसे क्लियरली देख सकता हूँ। मैं इसे और क्लियर लाऊं, यस मैं अभी भी इसकी शार्प इमेज देख सकता हूँ। अगर और क्लियर लाऊं तो अब फर्दर क्लियर लाने पर मुझे इसकी इमेज क्लियर नहीं, ब्लर या फजी सी इमेज दिखाई दे रही है। अब मुझे इसकी शार्प क्लियर इमेज नहीं दिखाई दे रही। सो डियर स्टूडेंट्स, वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक मैं इसका क्लियर इमेज देख सकता हूँ, वो मिनिमम डिस्टेंस, वो करीब तरीन फासला मेरी आंख का नियर पॉइंट है। बियॉन्ड दिस पॉइंट, थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ा, इसका क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगा। सो नियर पॉइंट ऑफ एनी आई इज जस्ट द मिनिमम डिस्टेंस at which you can see the clear image of the object. So इस near point को हम simply ये भी कह सकते हैं minimum distance at which you can observe the clear या शार्प इमेज, जहां पर आप क्लियर या शार्प इमेज ऑब्जर्व कर सकें, वो फासला हमारा नियर पॉइंट कहलाएगा, वो मिनिमम फासला हमारा नियर पॉइंट कहलाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस नियर पॉइंट को डी से डिनोट किया जाता है, और ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। यानी कि आपने देखा कि मेरी आंख वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर। ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन स्टूडेंट्स विद एज, उम्र के साथ साथ, उम्र के तकाजे के साथ साथ ये बढ़ता चला जाता है। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, डी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती चली जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये उम्र के साथ साथ बढ़ता चला जाता है, इसलिए हमने अक्सर ये बात देखी है कि हमारे घर में मौजूद बुजुर्ग आमतौर पर अखबार या कोई भी इबारत मोबाइल फ़ोन से या पेपर से पढ़ने के लिए उसे करीब नहीं, थोड़ा सा दूर रख के पढ़ते हैं। यानी कि अगर वो इससे करीब लाएंगे तो उनका इमेज जो इस ऑब्जेक्ट का बन रहा होगा ब्लर हो जाएगा। तो उनके लिए जो नियर पॉइंट की वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ चुकी होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, नियर पॉइंट हमें डी समझ में आ गया क्या, लेकिन ये फार्मूला मुझे अभी भी समझ नहीं आया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा,
आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आंख के करीब रख के जब देख रहे होते हैं तो हम एक कन्वेंशन आमतौर पे लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट आप हमेशा अपने नियर पॉइंट पर रख के देख रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट आंख से देख रहे हैं, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे। सो इस वक्त ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, आपके नियर पॉइंट पर पड़ा हुआ है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज देखने के लिए जस्ट द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट यूज करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जब आप उस ऑब्जेक्ट को थ्रू एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देख रहे होते हैं तब आपका ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे नहीं है, तब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि क्यू पर मौजूद है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इस केस में बनने वाला इमेज कहां पर होगा? यहां पर बनने वाला इमेज डियर स्टूडेंट्स डी के ऊपर बनेगा। यानी कि अगर आप इस सिंपल माइक्रोस्कोप से जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट अगर आपको मैग्नीफाई होके दिख भी रहा है तो इस केस में हम ये कहेंगे कि ये मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट हमें अपनी आंख पर जोर डाले बगैर इजीली दिख रहा है। दैट मीन्स ये इमेज कहाँ पड़ा हुआ है? हमारे नियर पॉइंट पर पड़ा हुआ है। सो दिस इमेज इज प्लेस्ड एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई। सो इस केस में हम ये जो Q है, इस Q को D के इक्वल भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, यही नोटेशन हम बहुत दफ़ा न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ किया करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी हमें बाज़ औक़ात इस सिंपल माइक्रोस्कोप या किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बनने वाला फाइनल इमेज नहीं पता कहाँ बन रहा है, हमें इमेज डिस्टेंस के लिए फाइनल वैल्यू नहीं गिवन होती, तो हम उस केस में खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा इमेज यकीनन अगर हमें नज़र आ रहा है तो इमेज डिस्टेंस वो यकीनन डी यानी नियर पॉइंट पर बन रहा होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, ये सिर्फ उस केस में है जब आपको इमेज डिस्टेंस की वैल्यू गिवन ना हो, जब आपको Q गिवन ना हो, तब आप ये कहते हैं कि ओके Q गिवन नहीं है तो हम ये कह देंगे कि ये क्योंकि हमें नज़र आ रहा है तो यकीनन ये हमारे आंख के नियर पॉइंट पर फॉर्म कर रहा होगा, ये D पर बन रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम इसीलिए आमतौर पर इमेज डिस्टेंस को Q और उसे D के इक्वल रख लेते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि ये फॉर्मूला 1 + D/F आखिर कहाँ से आया? तो डियर स्टूडेंट्स, नो नीड टू गेट वरिड, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इस फार्मूले की डेरिवेशन देखते हैं, ये फार्मूला कहाँ से आया। माय डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले की डेरिवेशन को देखने के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा मिरर्स वाला फार्मूला। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स के लिए आपने एक फार्मूला किया था 1/F = 1/P + 1/Q। माय डियर स्टूडेंट्स, यही फार्मूला लेंसेज से भी इमेज लोकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे मैं भी आगे डिटेल में भी पढ़ूंगा। ये इमेज लोकेशन का फार्मूला है। Image can be located effectively by using this formula. तो my dear students, 1/F = 1/P + 1/Q हम सिंपली लिख सकते हैं। So my dear students, ये हमारा वही इमेज लोकेशन का फार्मूला हम लेंसेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट तो P पर पड़ा है, तो चलिए लिखते हैं ऑब्जेक्ट इज एट P और हमारा इमेज, जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ है? इमेज इज फॉर्मिंग एट Q। स्टूडेंट्स, अब हम कह रहे हैं कि इमेज Q पर फॉर्म कर रहा है, हमें Q की वैल्यू नहीं गिवन, और हम क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि ये इमेज हमें बगैर किसी स्ट्रेन के, बगैर किसी पेन के हमारी आंखों को दिखाई दे रहा है, तो हम इस Q को D यानी नियर पॉइंट ले लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात एक जो आप भूल रहे हैं, जिससे भूल कर आप गलती का शिकार हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इमेज बन रहा है, क्या ये रियल इमेज है? नो, दिस इज नॉट द रियल इमेज, दिस इज द वर्चुअल इमेज। और आप जानते हैं वर्चुअल इमेज के केस में आप डिस्टेंस की वैल्यूज को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। सो वर्चुअल इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो आप Q को -D पुट करेंगे। चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं 1/F एज इट इज, 1/P एज इट इज प्लस 1/-D लिख दूंगा। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो ये 1/F = 1/P - 1/D लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, मैं इस इक्वेशन तक पहुंचा हूं। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दूं
मैंने इस फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के इस फॉर्मूले तक पहुंचना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस फॉर्मूले में अगर पूरी की पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं मल्टीप्लाइंग d विथ इक्वेशन 1 की कंडीशन यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर दूंगा। d इंटू 1/f इज इक्वल्स टू d 1/p माइनस 1/d। स्टूडेंट्स, ये d इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल ब्रैकेट में लिखा जा सकता है। चलिए अब सारे को मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करते हैं। ये d/f इज इक्वल्स टू d/p माइनस d/d लिखा जा सकता है। सो d/d तो d से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा d/f इज इक्वल्स टू d/p माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ये -1 को उठा के यहाँ ले आएंगे एंड वी विल गेट d/f प्लस 1 इज इक्वल्स टू d/p। स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ लुक हियर, ये d/p क्या है? आपने कहा d नियर पॉइंट है, तो नियर पॉइंट क्यों कहा आपने? क्योंकि आपने कहा सर ये वो पॉइंट है जहां पर हमारी इमेज फॉर्म कर रही है, यानी नियर पॉइंट d वो पॉइंट है जहां पर आपकी इमेज फॉर्म कर रही है। तो d/p को आप q/p भी कह सकते हो, क्योंकि d असल में वो फासला है जहां पे वो फाइनल इमेज फॉर्म कर रही है जिसे आप देख रहे हो, तो ये q/p भी लिखी जा सकती है। और q/p किसे कहते हैं? q/p कहते हैं मैग्निफिकेशन को। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर q/p मैग्निफिकेशन है और अगर यही q/p d/p के इक्वल है और d/p इस फॉर्मूले के इक्वल है, तो मैं फाइनली कह सकता हूं कि मैग्निफिकेशन 1 प्लस d/f के भी इक्वल होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर दिस सिंपल माइक्रोस्कोप। बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। एक लम्हे में इसको दोबारा से बता देता हूं। मैंने कहा कि ये जो d/p है ये असल में इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इस इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में मैं मैग्निफिकेशन सिंपल लिख सकता हूं। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस d/f। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला वो जो आपकी बुक में सिंपली लिख दिया गया है उसको थोड़ा सा मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। आपको ये डेरिवेशन याद नहीं करनी, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। इस रिजल्ट के हवाले से मैं आपको एक बात और बता दूं कि याद रखिएगा, ये तमाम फार्मूलाज में से सिर्फ ये वाला फार्मूला मैग्निफिकेशन का वर्चुअल इमेज के ऊपर ही अप्लाई होगा। यानी अगर मैग्निफिकेशन उस सूरत में हो रही हो कि इमेज वर्चुअल बन रहा हो, तो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज के केस में आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर रियल इमेज में मैग्निफिकेशन हो रही हो तो रियल इमेज के केस में यू विल नॉट यूज दिस फार्मूला। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैग्नीफाइंग पावर की बात हो गई इस हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। स्टूडेंट्स, बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई, अब हम थोड़ी सी बात आगे और लेकर चलते हैं। मैग्नीफाइंग पावर के अलावा एक और कॉन्सेप्ट भी है डियर स्टूडेंट्स, इसे रिजॉल्विंग पावर भी कहते हैं। सो व्हाट इज मेंट बाय रिजॉल्विंग पावर? डियर स्टूडेंट्स, रिजॉल्विंग पावर से क्या मुराद है? रिजॉल्व करना, यानी रिजॉल्व करने को अगर हम सादा अल्फाज में बयान करें तो उसका मतलब है खोल कर, यानी खुला खुला क्लियरली बयान करना। रिजॉल्विंग पावर से क्या मुराद होगी? स्टूडेंट्स, रिजॉल्विंग पावर किसे कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट अपने स्टूडेंट्स को दिया करता हूँ। मैं उन्हें ये कहा करता हूँ कि अगर आपके पास दो डिफरेंट कैमराज हों, एक कैमरा आपके मोबाइल फ़ोन का हो और दूसरा कैमरा आपके लेट्स से कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर के थ्रू आया हो, एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त महंगा कैमरा मौजूद हो और एक हमारा ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन कैमरा, हम इन दोनों कैमराज से एक पिक्चर क्लिक करें। स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों कैमराज से की गई पिक्चर्स को कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि हमारी
कैमरे, मोबाइल फ़ोन के कैमरे से ली गई पिक्चर एक ख़ास लेवल तक जूम हो सकती है, उसके बाद मज़ीद उसे जूम करने पर पिक्चर क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारे पिक्चर के पिक्सल्स डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी पिक्चर क्लियर नहीं रहेगी। जबकि इसके बरअक्स एक प्रोफेशनल कैमरा से ली गई पिक्चर को आप जूम किए चले जाएं, वो बहुत माइनर डिटेल्स भी क्लियरली दिखा सकती है। तो हम क्या कहेंगे कि माइनर डिटेल्स दिखाने की एबिलिटी किसकी बेटर है, आपके मोबाइल फ़ोन के कैमरा की या प्रोफेशनल कैमरा की? तो आपका फटाफट से जवाब ये होगा, सर हमारा मोबाइल फ़ोन का कैमरा इतनी बेटर क्वालिटी, इतनी बेटर क्लैरिटी के साथ पिक्चर्स नहीं दिखा सकता, जबकि प्रोफेशनल कैमरा बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को भी बेहतर क्वालिटी और परफेक्शन और क्लैरिटी के साथ दिखा सकता है। यानी कि आप कह रहे होंगे सर प्रोफेशनल कैमरा की रिजॉल्विंग पावर बेटर है। तो रिजॉल्विंग पावर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो सलाहियत है जिससे वो छोटी छोटी डिटेल्स को क्लियरली दिखा सके। तो चलिए इस रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन करते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट सोर्सेस, हमारी बुक में इसकी डेफिनेशन मौजूद है। सिंपल, द एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट सोर्सेस, यानी किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो सलाहियत जिसकी मदद से वो दो करीब करीब पड़े ऑब्जेक्ट्स को फ़र्क से दिखा सके, फ़र्क से प्रेजेंट कर सके, अलग अलग दिखा सके, वो उसकी रिजॉल्विंग पावर है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।